हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टैक्सॉन ऑनलाइन क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर लाइफ प्रोसेस। सो देखिए, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है, प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन जो है वो किस टाइप से होता है, एंड उसके बेसिस पे हमने क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर को लास्ट में डिस्कस किया था। सो देखें, आज हम जो प्रोसेस, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस करने जा रहे हैं फोटोसिंथेसिस का। इसमें क्या है कि देखिए, लास्ट में मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट जब अपना फूड सिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो वो दो टाइप के रिएक्शंस करते हैं। एक करते हैं लाइट रिएक्शन एंड सेकेंड वन इज़ डार्क रिएक्शन। सो लाइट रिएक्शन के अंदर जो प्लांट्स जो हैं वो वाटर का ब्रेकडाउन करते हैं, एंड वाटर के ब्रेकडाउन से जो भी हाइड्रोजन्स निकलते हैं उनसे एसिमिलेटरी पावर का फॉर्मेशन करेंगे। आज हम ये देखेंगे स्टूडेंट्स कि उस एसिमिलेटरी पावर का किस तरीके से यूज़ करके CO2 में हाइड्रोजन्स को ऐड किया जाता है। ठीक है, सो देखें, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोसेस डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस देखिए, डार्क रिएक्शन जो थी फोटोसिंथेसिस की, ये खोजी गई थी ब्लैकमैन के द्वारा। एक साइंटिस्ट थे ब्लैकमैन, उन्होंने इस रिएक्शन को सबसे पहले डिस्कवर किया था और इन्होंने बताया कि जो प्लांट्स को लाइट रिएक्शन करने के लिए तो सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, बट डार्क रिएक्शन के लिए सनलाइट कोई नेसेसरी नहीं है। ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश हो या ना हो, डार्क रिएक्शन ज़रूर होगी। तो ये चीज़ जो है वो ब्लैकमैन ने बताई थी। तो सनलाइट की एब्सेंस में या फिर सनलाइट की प्रेजेंस में होने वाला जो प्रोसेस है वो होता है डार्क रिएक्शन। मतलब सनलाइट से इसको कोई जो है वो इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। सनलाइट हो तो भी चलेगा, नहीं होगी तो भी चलेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रख लेना कि ये इनडायरेक्टली डिपेंड होती है लाइट रिएक्शन पे। सो डार्क रिएक्शन इज़ नॉट डायरेक्टली डिपेंड अपॉन दी लाइट रिएक्शन बट इनडायरेक्टली डिपेंडेड। ठीक है, अब इनडायरेक्टली कैसे डिपेंड है? सो देखिए, ध्यान रखना कि डार्क रिएक्शन के अंदर हम करने क्या वाले हैं। डार्क रिएक्शन में हम CO2 और NADPH2 जिसे हमने एज अ रिड्यूसिंग पावर जो है लाइट रिएक्शन में ऑलरेडी बना चुके थे। ठीक है ना। सो NADPH2 रिड्यूसिंग पावर और एसिमिलेटरी पावर ATP, इनका हम यूज़ करते हुए ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेंगे, C6H12O6। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेंगे, एंड साथ साथ में ऑक्सीजन जो थी वो ऑक्सीजन तो रिलीज हो चुकी है लाइट रिएक्शन में। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, ध्यान रखना कि एक ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए हमें 6 CO2 की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, 6 CO2 की रिक्वायरमेंट होती है, और साथ ही साथ में हमें यहाँ पर 12 NADPH2, 12 NADPH2 एंड 18 ATPs, ठीक है ना। ATP कितने चाहिए होंगे? 18 ATP की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होएगी। इनका यूज़ करते हुए हम एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन बताएंगे यहाँ पे। ठीक है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल किस तरीके से होता है। सो देखिए, इस दौरान यहाँ पे जो है वो एक एंजाइम, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है, वो काम करेगा, जिसका नाम होता है रूबिस्को एंजाइम। ठीक है, रूबिस्को एंजाइम। अब ये जो रूबिस्को एंजाइम है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये एंजाइम जो है वो एनवायरनमेंट की CO2 को प्लांट के अंदर आने में हेल्प करता है, और एक बहुत ही स्पेशल एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होता है, उसके साथ जोड़ने में भी ये हेल्प करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट अपन देखते हैं कि ये जो रूबिस्को एंजाइम है ये किस तरीके से फंक्शन करता है। सो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो रूबिस्को एंजाइम है ये यहाँ पर हेल्प करेगा डार्क रिएक्शन के सबसे पहले प्रोसीजर के ऊपर। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कि डार्क रिएक्शन क्या होती है एंड रूबिस्को एंजाइम का क्या फंक्शन है। सो देखिए, सबसे पहले एक ध्यान रखिएगा कि डार्क रिएक्शन जो है वो होती है इन दी स्ट्रोमा पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट मैंने पढ़ाया था, एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा वाला पार्ट बताया था मैंने आपको कि वहाँ पे डार्क रिएक्शन होगी, एंड क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा वाला पार्ट है वहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है,
और उस एंजाइम की मदद से ही जो है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एंजाइम होता है रुबिस्को एंजाइम, लास्ट लेक्चर में भी ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं आपको, ठीक है। सो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है स्ट्रोमा वाले पार्ट में रुबिस्को एंजाइम डार्क रिएक्शन में मदद करेगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले ध्यान रखिएगा, चलिए यहाँ पर ही देख लेते हैं हम। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि एनवायरनमेंट से CO2 जो होती है, एक RuBP मॉलिक्यूल, एक एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होता है, 5 कार्बन का बना हुआ एक एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होता है जो कि स्ट्रोमा में प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, RuBP की राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट, ठीक है। 5 कार्बन का बना हुआ ये मॉलिक्यूल होता है। यहाँ ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि कार्बन के नंबर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आप अभी जो है वो इस चीज़ को एक एक चीज़ें देखते रहिए कि रुबिस्को एंजाइम कितने कार्बन का हो गया, 5 कार्बन का। सबसे पहले जो है वो एक CO2 का मॉलिक्यूल एनवायरनमेंट से आता है और रुबिस्को एंजाइम की मदद से, रुबिस्को एंजाइम की मदद से जो है वो RuBP के साथ जुड़ जाता है। तो रुबिस्को एंजाइम ही CO2 को RuBP से जोड़ने का काम करता है। तो आप देखिए यहाँ पर 5 कार्बन इसके हो गए RuBP के, एंड एक कार्बन एक CO2 के अंदर आ रहा है। एक बार एक CO2 के लिए बात करेंगे हम, ठीक है। एंड देन अब हमारे पास टोटल 6 कार्बन हो गए। तो अब जब ये जुड़ गया है तो यहाँ पर एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि 6 कार्बन का जो मॉलिक्यूल बनता है वो अनस्टेबल होता है, ठीक है ना। टोटल 6 कार्बन हो गए हैं, भूलना मत। अब 6 कार्बन का कोई एक मॉलिक्यूल बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या होता है 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो टोटल दिमाग में रखिएगा हमारे पास कितने कार्बन हैं, 6 कार्बन है। लेकिन अब हम उस 6 कार्बन को कैसे चलाएंगे, 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स में हम यहाँ पर चलाएंगे इसे, ठीक है। सो अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले बनता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसको 3PGA बोला जाता है स्टूडेंट्स। 3PGA के 2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। तो यहाँ पे जो मैंने 2 लगाया है ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, एंड 3PGA का मतलब देखें इसकी फुल फॉर्म होती है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का मतलब ये है कि ये जो मॉलिक्यूल है वो 3 कार्बन का है, ठीक है। कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का। और इसके तीसरे नंबर, मान लीजिए अगर ये फर्स्ट नंबर आप गिन रहे हैं, ये सेकंड और थर्ड नंबर, अगर फर्स्ट इधर से भी काउंटिंग करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके थर्ड नंबर कार्बन पर आपको फॉस्फेट ग्रुप मिलेगा। तो 3-फॉस्फो यानी ये फॉस्फेट ग्रुप जो होता है ना, केमिस्ट्री के चैप्टर्स में पढ़ेंगे हम। तो 3-फॉस्फो जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो तीसरे नंबर कार्बन पर जुड़ा हुआ है। तो ये वाला जो 3 लिखा है ये केवल फॉस्फेट की पोजीशन बताने के लिए है, ये नहीं कि इनके मॉलिक्यूल्स कितने हैं। मॉलिक्यूल्स जो चल रहे हैं 3PGA के वो हैं केवल 2, ओके, ऐसा होता है। आप देखें आगे जाकर के क्या होगा कि एक बात समझना, आगे के प्रोसीजर को समझने से पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि ये वाला जो प्रोसीजर है ना, एक बार इसको वापस अच्छे से देखना। देखिए रुबिस्को एंजाइम जो था इसने CO2 को RuBP के साथ जोड़ दिया, यानी कि यहाँ पर डार्क रिएक्शन का पहला प्रोसीजर हुआ और वो था कार्बोक्सिलेशन। क्या हुआ, कार्बोक्सिलेशन। CO2 का एडिशन हुआ तो कार्बोक्सिलेशन जो है वो यहाँ पर पूरा हो गया, ठीक है। अब अगला स्टेप जो आएगा वो इस NADPH2 का यूज़, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या किया जाएगा कि NADPH, ठीक है। अब NADPH को NADPH भी लिखते हैं, NADPH.H भी लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि NADPH का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। आप इसको NADPH2 लिख रहे हैं तो NADPH2 लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा कि NADPH2 का यूज़ किया जाएगा। NADPH2 जैसे यहाँ पर यूज़ आता है तो साथ साथ में यहाँ पर कुछ ATP भी काम में आएंगे। ध्यान रखिएगा हमेशा कि एक PGA के अंदर, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स हैं इसके, तो एक PGA के मॉलिक्यूल्स के अंदर हमें एक हाइड्रोजन ऐड करना है, ठीक है। सो यहाँ पर 2 PGA के मॉलिक्यूल्स हैं इसलिए हमने एक NADPH2 का यूज़ किया है। अब अगर आप यहाँ पर NADPH लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ NADPH लिखना है आपको तो आप इसके आगे 2 लगा दीजिए, NADPH, ठीक है। सो ऐसे याद रखिएगा
नंबर याद करने में इजी रहेगा कि एक पीजी, हम यहाँ पर 2 पीजीए के मॉलिक्यूल लेके चलेंगे। 2 पीजीए के मॉलिक्यूल्स में 2 एटीपीज आपने खर्च किए हैं और 2 NADPH यूज़ किया है यहाँ पे, ठीक है ना। क्या यूज़ किया है? 2 NADPH यूज़ किया है, इसको NADPH कर लीजिए, ठीक है। ऐसा हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है कि हम कर क्या रहे हैं, इसमें हाइड्रोजन्स को ऐड कर रहे हैं पीजीए के अंदर, और साथ ही साथ में ये जो ATP है ये यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप दे देगी और साथ ही साथ में ये कन्वर्ट हो जाएगी 2 ADP में। 2 ADP में कन्वर्ट होने का मतलब होता है कि इसने अपना एक फॉस्फेट ग्रुप जो था, ठीक है ना, ईच ATP से एक एक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो 3 पीजीए के अंदर जोड़ दिया। अब देखो स्टूडेंट क्या होता है कि पहले केवल 3rd नंबर कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ था, लेकिन अब इसके 1st नंबर कार्बन पर भी फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाएगा, क्योंकि ऐसे 2 मॉलिक्यूल हैं, पता है ना, 2 मॉलिक्यूल हैं। तो एक ATP एक 1st नंबर कार्बन पे जोड़ेगा और दूसरा ATP सेम इसी का जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसके 1st नंबर कार्बन पर फॉस्फेट को जोड़ देगा, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। अब यहाँ पर जो है वो 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे 1,3 बाई PgAl के, यानी 1,3 बाई फॉस्फो ग्लिसरेल्डिहाइड, इसका फुल फॉर्म हो जाता है स्टूडेंट्स 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड। इसके कितने मॉलिक्यूल बने? वही मॉलिक्यूल तो 2 ही चल रहे हैं, कार्बन के नंबर में कोई चेंज नहीं आया है। यहाँ पे 6 कार्बन हुए थे, 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल, 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल, यहाँ पे 1,3 कर दिया है क्योंकि ये 1st नंबर कार्बन पर भी हमने फॉस्फेट को जोड़ दिया है, सिर्फ इसीलिए ये 1,3 बाई PgL बना है, ठीक है, क्लियर है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसमें एक कनेक्टिव लिंक आती है, जैसे अगर कभी भी अगर आप एसिटिक ग्रुप को एल्डिहाइड ग्रुप में चेंज करते हैं, ठीक है, एसिटिक ग्रुप को एल्डिहाइड में चेंज करते हैं तो हमेशा आपको हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे, यानी कि आपको रिडक्शन करना पड़ेगा। हाइड्रोजन किसी में भी ऐड करते हैं तो क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो यहाँ पर आप समझिए कि जो सेकेंड प्रोसीजर हुआ है ना कार्बोक्सिलेशन के बाद में, ये हुआ है रिडक्शन। तो जब भी हम किसी एसिटिक ग्रुप को एल्डिहाइड ग्रुप में चेंज करते हैं तो हमें हमेशा रिडक्शन करना पड़ता है, और जब भी कभी आप एल्डिहाइड ग्रुप को एसिड में चेंज करेंगे तो वहाँ पर उल्टा हो जाएगा, हाइड्रोजन्स निकलेंगे बाहर, हाइड्रोजन्स निकलेंगे तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पर जो है हमारे पास 3PgL बन गया, ठीक है। अब आप सोचोगे कि जल्दी से ग्लूकोज बना दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। सो देखिए स्टूडेंट, अब तीसरा स्टेप आने जा रहा है। तीसरा स्टेप में क्या किया जाएगा कि ये कन्वर्ट हो जाएगी ज़ाइलुलोज शुगर में, ज़ाइलुलोज शुगर में। वैसे तो बहुत से मॉलिक्यूल्स बनते हैं बीच में, ये एक ज़ाइलुलोज शुगर बनती है जो कि 5 कार्बन की होती है। अब आप सोचोगे मैडम 5 कार्बन कैसे हो गए, यहाँ तो 6 कार्बन होने चाहिए थे, 1 कार्बन को कहाँ छोड़कर आ गए हम, ठीक है, कहाँ छोड़कर आ गए। तो स्टूडेंट्स एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो भी एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होता है, जैसे RUBP है, अब ये RUBP तो अभी केवल एक CO2 के मॉलिक्यूल को लेकर आया है और हमें इस RUBP को 6 बार फ्री करना पड़ेगा ताकि ये 6 टाइम्स CO2 के मॉलिक्यूल्स को लेके आ सके, ठीक है। सो हम क्या करें, यहाँ पर RUBP एक साथ 6 मॉलिक्यूल्स को नहीं ला सकता, तो अब एक बार तो ये लेकर आ गया, ठीक है, और स्ट्रोमा के अंदर इस CO2 के एक कार्बन को, समझना, CO2 के एक कार्बन को इस NADPH2 के जो 2 हाइड्रोजन थे, इन 2 हाइड्रोजन्स को और साथ में एक ऑक्सीजन को 1:2:1 के अंदर स्ट्रोमा में ही लाके रख देगा। एक बार जो है यहाँ पर ग्लूकोज नहीं बनती है, इसको स्ट्रोमा में कहा जाता है कि आप एक बार स्टेबल रहो, मैं आपके बाकी के 5 कार्बन 10 हाइड्रोजन और बाकी के 5 ऑक्सीजन लाके देता हूँ, ठीक है, RUBP बोलता है। सो RUBP जो है जब वो लेकर आएगा तो नो डाउट हमें उसको पहले उसके 5 कार्बन लौटाने तो पड़ेंगे ही ना। तो हमने ये 5 कार्बन जो है जब इसको लौटा रहे होते हैं तो ये साथ साथ में स्ट्रोमा में इसे पटक देता है, समझे, स्ट्रोमा में ये लेकर आ गया। अब ये ज़ाइलुलोज शुगर इंटरमीडिएट स्टेज होती है, फिर फाइनली कुछ ATP की मदद से, कुछ ATP का मतलब यहाँ पर हो गया, हम यहाँ देखते हैं एक ही ATP खर्च होता है, एक ATP जो है एक ADP में कन्वर्ट होगा और अपना एक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो इसमें जोड़ देगा
और ये तो शुगर थी ज़ैल्यूलोज, और ये बनाना था राइबोलोज 1,5 बाईफॉस्फेट। तो फॉस्फेट जोड़नी थी तो यहाँ पर फॉस्फेट जो है वो जुड़ जाता है, समझे, ऐसा होता है। सो एटीपी जो है वो यहाँ पर हमें यूज आता है। तो यहाँ पर तीसरा प्रोसीजर हुआ है स्टूडेंट्स डार्क रिएक्शन का। पहला प्रोसीजर कार्बोक्सिलेशन था, सेकंड प्रोसीजर रिडक्शन था, एंड थर्ड वन इज रीजनरेशन ऑफ RUBP। अब RUBP देखिए क्या करेगा कि अब ये अगली बार फ्री हो चुका है, देन ये नेक्स्ट टाइम फिर से एक नई CO2 को लेकर आएगा, फिर से हम कार्बोक्सिलेशन करेंगे, देन फिर से 2 PGA के मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 ATP खर्च करेंगे, यहाँ पर 2 NADPH यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर दूसरा कार्बन लग जाएगा, ये कितने 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे और ये भी ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। इस तरीके से ये कंप्लीट प्रोसीजर जो है वो चलता रहेगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखिए, अगर ये जो साइकिल है, ठीक है ना, ये जो साइकिल है अगर ये एक बार चला, ये साइकिल अगर एक बार हुआ तो हमें कितने ATP खर्च करने पड़े? एक बार में हमें खर्च करने पड़े 3 ATP, ठीक है, 2 यहाँ पर और 3 यहाँ पे। तो 3 ATP 1 साइकिल में हमने खर्च किया है, 2 NADPH हमने यहाँ खर्च किया है, 2 NADPH खर्च किया है, ठीक है ना। तो ये क्लियर रखिएगा, और एक CO2 का यूज़ किया गया है, क्लियर है ना बात। तो अब यहाँ पर हम अगर इसी साइकिल को 6 टाइम चलाएंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से, तो हमें टोटल 18 ATP यूज़ करने पड़ेंगे एंड 12 NADPH2 यूज़ करने पड़ेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 6 यानी 12 NADPH का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब अपन इसको थोड़ा सा और साफ कर देते हैं, ये चीज़ें समझाने के लिए थी एक्स्ट्रा में। रूबिस्को एंजाइम याद रखिएगा, ठीक है, रूबिस्को एंजाइम याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर हमने कहा 6 CO2 आई, 6 CO2 आई, तो RUBP हमें कितनी बार यूज़ करने पड़े? 6 टाइम्स यूज़ करने पड़े, ठीक है ना, 6 टाइम यूज़ करा। हालांकि वो सेम ही RUBP है, लेकिन हम इसको 6 टाइम यूज़ करेंगे। देन यहाँ पर अगर एक के अंदर 2 मॉलिक्यूल्स 3 PGA के बने थे, तो अब कितने बनेंगे? 6 में 12 बनेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये ATP कितने हो जाएंगे? 12 यूज़ हो जाएंगे, इधर भी ये 12 यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। इसके भी मॉलिक्यूल जो है 1,3 बाई PGA के, वो 12 मॉलिक्यूल हो जाएंगे। एंड कार्बन बोलो कितनी हो जाएगी यहाँ? C6H12O6, यानी बन गई ना ग्लूकोज बन गया। अब देखो ये जो ग्लूकोज है, ठीक है ना, ये तो बन गया। एंड अब हमें लौटाने हैं कितने? RUBP को लौटाने हैं, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। 6 क्यों आया? देखो एक ज़ैल्यूलोज शुगर 5 कार्बन की थी। अब एक बात सोच के देखना, अगर RUBP 6 टाइम ये साइकिल करेगा और एक बार में एक साइकिल के अंदर RUBP के 5 कार्बन यूज़ आ रहे हैं, तो 6 टाइम में 30 कार्बन यूज़ आएंगे। और एक ज़ैल्यूलोज शुगर 5 कार्बन की है, तो 30 कार्बन लौटाने पड़ेंगे ना RUBP को। तो 6 × 5 यानी कि 30 कार्बन, तो 30 कार्बन यानी 6 मॉलिक्यूल ज़ैल्यूलोज शुगर के बनेंगे। एंड 2 ATPs खर्च होंगे यहाँ पर, ठीक है, सॉरी 2 ATP नहीं, 6 ATP। एक के अंदर एक हुआ था, इसीलिए 6 के अंदर 6 ATP खर्च होंगे। तो यहाँ पर 12 ATP हो गए, यहाँ 6 ATP, तो टोटल हो गए 18 ATP खर्च हो गए, ठीक है, ये चीज़ है। अब यहाँ पर देखो मेन जो हमारा फोकस होना चाहिए वो ये कि यहाँ 3 प्रोसीजर हुए हैं। कार्बोक्सिलेशन हुआ सबसे पहले, जिसमें RUBP ने रोल प्ले किया। सेकंड प्रोसीजर रिडक्शन हुआ एंड थर्ड पोजीशन हुआ, थर्ड रीजनरेशन, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, रिजल्ट क्या मिला हमें? सो देखिए स्टूडेंट, रिजल्ट हमको ये मिला है कि जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ C6H12O6 ग्लूकोज, ये इसकी, ठीक है ना, ये यहाँ पर क्या है कि ये ग्लूकोज की सिंथेसिस फॉर्म है कि प्लांट्स के अंदर जब फूड बनता है तो वो ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है, लेकिन आगे जाकर के यही ग्लूकोज जो है ये स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो आपकी क्लास में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा कि इन विच फॉर्म
इन विच फॉर्म फूड स्टोर्स इन दी प्लांट सेल। तो प्लांट सेल के अंदर जो फूड होता है वो स्टार्च फॉर्म में स्टोर होगा, तो इट इज़ द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड, फूड इन प्लांट। ठीक है, तो प्लांट्स में ये स्टोर्ड फॉर्म होती है, जबकि ये सिंथेसिस फॉर्म होती है। कैसी होती है? ये क्या है? सिंथेसिस फॉर्म। इस फॉर्म में ये बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है डार्क रिएक्शन वो कंप्लीट होती है। इस कंप्लीट को स्टूडेंट डार्क रिएक्शन बोलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रिएक्शन थोड़ी है, ये तो साइकिल है, एक साइकिल बना दिया। तो चलिए इस साइकिल का नाम भी दे देती हूँ। ठीक है, अब देखिए इस साइकिल का जो नाम है वो दिया जाता है एक साइंटिस्ट के नाम पर। इसको कहते हैं केल्विन साइकिल, या फिर इसको कहा जाता है स्टूडेंट C3 साइकिल। अब देखो केल्विन तो साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया है। एक साइंटिस्ट थे मेल्विन केल्विन, जिन्होंने सबसे पहले इस साइकिल को खोजा था, स्टडी करी थी, बताया था। देन केल्विन साइकिल इसको कहा जाता है। C3 साइकिल इसको इसलिए कहते हैं बिकॉज देखो इस साइकिल का जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट वो 3 कार्बन का 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट के बेसिस के ऊपर ही हम यहाँ पर नाम देते हैं। C का मतलब यहाँ पर केल्विन मत समझ लेना, C का मतलब है कार्बन के नंबर्स। ठीक है, तो कार्बन के नंबर यहाँ पर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट में 3 थे, इसीलिए इस साइकिल को हम C3 साइकिल बोलते हैं। ठीक है, तो ये C3 साइकिल है कम्प्लीटली, इसको केल्विन ने खोजा था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, केल्विन ने इसे खोजा था स्टूडेंट्स। ठीक है, इस चीज़ को क्लियर रखिएगा। तो यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। एंड स्टूडेंट लास्ट वन एक चीज़ ध्यान रखना, डार्क रिएक्शन और केल्विन साइकिल दोनों लगते एक जैसे ही हैं। जैसे कि डार्क रिएक्शन में भी हमने यही कहा कि CO2 NADPH2 के साथ जुड़ेगा एंड देन ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा। तो ये जो इम्पोर्टेंस थी ना कि सनलाइट की प्रेजेंस यहाँ पे रिक्वायर नहीं है प्लांट में। ठीक है ना, तो सनलाइट की रिक्वायरमेंट यहाँ पर डायरेक्टली नहीं चाहिए लेकिन इनडायरेक्टली चाहिए। ये चीज़ तो डार्क रिएक्शन ब्लैकमैन ने बताया था, लेकिन ये पूरा प्रोसीजर होता कैसे है, ग्लूकोज बनता कैसे है, ये सारी चीज़ जो एक्सप्लेन की थी वो केल्विन ने की थी और इस साइकिल के थ्रू की थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे ये कंप्लीट होता है प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन। प्लांट में फूड बन भी गया, देन स्टोर भी हो गया स्टार्च के फॉर्म में। अब आगे ये याद रखना है आपको, क्योंकि जब मैं रेस्पिरेशन शुरू करवाऊंगी तो प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन पढ़ेंगे हम। प्लांट्स में इसी जो फूड मटेरियल है ना स्टार्च को, इसको अगेन कन्वर्ट किया जाएगा ग्लूकोज के अंदर और फिर इसका रेस्पिरेशन में यूज़ करेंगे। ठीक है, रेस्पिरेशन में यूज़ करेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है। तो जब रेस्पिरेशन करवाएं तो इसका लास्ट लेक्चर जो है वो रिकॉल ज़रूर कीजिएगा आप। ठीक है, हमेशा अवेलेबल है आपके लिए। तो ये चलिए अब यहाँ पर हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को कंप्लीट करते हैं एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसमें मैं आपको ह्यूमन बीइंग के रिप्रोडक्शन ही न्यूट्रिशन के बारे में समझाऊंगी। सो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर के अंदर ह्यूमंस का न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है। तब तक पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।